हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडु कैप्टन। तो कैसे हो भाई आप सब? भाई आप लोगों की केस स्टडी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने आ गया हूँ इस वीडियो में। प्रैक्टिकली बताऊंगा कि रीडिंग टाइम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, उसको पढ़ने के टाइम पे जो 15 मिनट आपको मिलते हैं, उसमें 10 मिनट में कैसे आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। मतलब दिमाग में एक बार सॉल्यूशन बन गया ना कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है, वो क्वेश्चन ऐसे होना है, वो क्वेश्चन ऐसे होना है, तो फिर आपको लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और एओडी इसकी केस स्टडी में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को केस स्टडी की फुल और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहते हो कि सर एक बार और करवा दो और अच्छे से करवा दो, तो पहले इस वीडियो को देखो, समझो कि क्या आपने इसमें समझा, फिर मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर ये चीज़ भी करवाओ। ये तो सिर्फ केस स्टडी की बात रही, जो मैं आपको कराने वाला हूँ सिर्फ रीडिंग टाइम में कैसे पढ़कर आप कर सकते हो वो। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, 80 में से 80 नंबर लाने हैं, इंटीग्रेशन से लेकर आपको सेकंड बुक कवर करनी हो चाहे फर्स्ट बुक कवर अप करनी हो, सब कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा, केस स्टडी दिख गई क्या आपको? करवाने वाला हूँ डिस्कस, रुक जाओ थोड़ा सा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये रही आपकी, बिल्कुल ये आपका टाइम टेबल है, जहां पर मैंने हर एक चीज़ टाइम टेबल से लगा रखी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बना हुआ है। भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है, भाई अभी आपकी वीडियो के बाद इनको रिप्लाई भी दूंगा। आप अगर यहाँ ज्वाइन होते हो तो आपको भी रिप्लाई दूंगा। जितना मेरा टाइम आपके लिए मैं दे सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्रोवाइड करने के लिए। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए हो। और अगर आप इस मैथ्स की महफिल में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है भाई, सारी चीज़ें वहाँ पर कनेक्ट करने वाले हम। और आ जाओ भाई, इसके अलावा और मैं इसमें क्या कराता हूँ भाई, एमसीक्यू की प्रैक्टिस तक करवाता हूँ। आप देख सकते हो डे 4 यानी आज डे 5 होगा, तो आज शाम को एमसीक्यू के क्वेश्चन और जाएंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस पेपर में काफ़ी एनहांस हो जाती है हर एक चीज़। और ये रही वो प्लेलिस्ट जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। आपको सबको बता रहा हूँ भाई, देखो हर एक चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चैप्टर कवर करे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बनती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों का था कि सर लिमिटेड चीज़ बता दो कि बिना इंटीग्रेशन या बिना कैलकुलस को छुए कैसे 50 नंबर आ सकते हैं। बिना कैलकुलस को छुए 50 नहीं, बट हाँ आप लोगों के 45 नंबर बन सकते हैं। वो 5 नंबर कैलकुलस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत माइनर से होते हैं, उनको करके भी आप यहाँ पर नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बिना किसी देरी के चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और केस स्टडी में मैं आपको पहले पॉइंट्स बताऊं कि केस स्टडी सॉल्व करते समय में किन पॉइंटों का ध्यान रखना है, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चीज़ों को भी समझने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले कोई भी केस स्टडी आपके सामने आई, कोई भी रीडिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लिख नहीं सकते, पेंसिल हल्की फुल्की चला सकते हो। तो सबसे पहले ना आप केस स्टडी को आइडेंटिफाई करो, लाइन बाय लाइन आइडेंटिफाई करो वो किस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर आइडेंटिफाई करो। ठीक है भाई, एक बार चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, एओडी है, प्रोबेबिलिटी है, या इसके अलावा व्हाटएवर है, सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर है तो इन्हीं की बात कर दी मैंने, प्रोबैब है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई तो चलो सर हमने कर लिया, देखकर पता लग जाता है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, डेरिवेटिव पूछ रहा है या मैक्सिमम मिनिमा पूछ रहा है। उसके बाद ये देखो उस चैप्टर से क्या टॉपिक पूछा है। प्रोबेबिलिटी के केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस थ्योरम पूछता है, ठीक है, और आपका पीडी यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है। बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में वो इंडिपेंडेंट वगैरह की बात पूछता है, वरना ज़्यादा यही पूछता है। एओडी में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत कम पूछता है, सबसे ज़्यादा वो मैक्सिमा और मिनिमा ही पूछता है 90%। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक उसके लिए अच्छे से आना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन, मार के चैप्टर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप क्या करते हो ना, आप जैसे ही आपने केस स्टडी देखी तो आप क्या करते हो भाई, आपने एक सेकंड में केस स्टडी निकाल लो पहले। अरे वीडियो की चल गई भाई, हाँ एक सेकंड रुको भाई, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। हाँ ये रही, देखो कोई बात नहीं, चल जाता है इतना तो। अब जैसे केस स्टडी आई, हम ना इसको सबसे पहले जो हमारे दिमाग में इमेज बनती है ना, इमेज को ही देख के हम कंफ्यूज होते हैं, अरे बाप रे ये सब क्या आ गया। क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्यों इसको देख रहे हो? आपको लाइन देखनी है। उस क्वेश्चन में जितनी भी बड़ी कहानी बन रही है ना, उस कहानी के पीछे मत भागो, कहानी को करो इग्नोर। कहानी को क्यों इग्नोर करना है, पूरी बात सुनना। कहानी, अब बच्चों बोले सर कहानी नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन कैसे होगा? भाई कहानी पढ़नी है, बट कहानी में खोना नहीं है, बहुत कठिन कठिन वर्डों पे नहीं जाना। आपको सीधा उन लाइंस को अंडरलाइन करना है जो आपके क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। इतना भोकाल क्वेश्चन लगता है बच्चों को, देखो कितनी प्यार से आप इसे कर पाओगे। सबसे पहले मैंने केस स्टडी देखी, देयर आर 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, नेम ए एंड बी। मुझे पता है ए और बी की बात हो गई, ये वर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी, तो चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया। अब एक एक करके, प्रोबेबिलिटी दैट द सेल फायर फ्रॉम दैम हिट एन एरोप्लेन, तो हिट द एरोप्लेन की प्रोबेबिलिटी को अंडरलाइन कर लो।
ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, बस मुझे इतना पता है। तो मैं छोटा सा चाहूँ तो लिख भी लूँगा कि ए के द्वारा हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और बी के द्वारा हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। जो आपको आता है मैं वही बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे बोला है What is the probability that shall fire from exactly one of them, यानी दोनों में से किसी एक के द्वारा ही प्लेन को हिट होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ इसकी बात करो तो आपको उसको पहले दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा ये क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कोई एक हिट करे मतलब दूसरा ना करे। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो लगनी चाहिए बट बी नहीं होनी चाहिए, प्लस बी जब होगी तो ए नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली अगर आप करते तो आप कर पाते। कैसे भाई, ए अगर हिट करेगा उस प्लेन को तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो ए के ना हिट करने की क्या होगी 0.7, 1 में से माइनस कर दिया। बी के हिट ना करने की क्या होगी 0.8 होगी। लो जी, 1 में से ये माइनस, 1 में से वो माइनस। तो अब यहाँ पर आप जब आपसे पहला वाला पॉइंट पूछा है उसमें क्या पूछा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब अगर ए ने हिट करा 0.3 तो बी ने हिट नहीं करा 0.8, प्लस बी ने जब हिट करा 0.2 तो ए ने हिट नहीं करा 0.7। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। लो जी, क्या कठिन था इसमें। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तभी बात बनेगी। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखो, इफ इट इज नोन दैट, ये बात हमें पता है कि फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम, यानी ये बात की ही बात हो रही है। दैट व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इज फायर फ्रॉम बी। अच्छा, एक जैसे कि समझो ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टोटल है, हमने देख लिया। तो यहाँ नीचे तो टोटल ही आएगा, नीचे तो टोटल ही आएगा कि ए से लगा बी से नहीं लगा, बी से लगा ए से नहीं लगा। अब वो ये पूछ रहा है कि ये बात तो चलो हमें पता है कि या तो ए मारेगा या बी मारेगा, इसके क्या चांसेस हैं कि वो बी से ही लगे। तो ये आपका बेस थ्योरम की तरह क्वेश्चन बन गया। तो ये टोटल में से कौन से वाली चीज़ उठाकर ऊपर रखनी है? सर बेस थ्योरम में इसको उठा के ऊपर रखेंगे क्योंकि बी से हिट करवाना चाहता है वो। ठीक है भाई, लो जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। और क्या चाहिए बोलो, ध्यान से देखो। अगर इसको आप डायरेक्ट और ज़्यादा डिटेल में बनाना चाहो, क्योंकि केस स्टडी है, जितना ज़्यादा डिटेलिंग करोगे उतना ठीक है। ये बात हमें पता थी कि कोई एक फायर करेगा, अब वो ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है, बट हमसे प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछी जा रही है कि वो फायर बी से होगा। जब हमें पता है कि वो किसी एक के थ्रू हो रहा है तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया, सॉल्व करो आंसर आएगा। इस तरीके से केस स्टडीज़ पेपर में हमें करनी होती है। और देखते हैं, देखो भाई, आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन पहचानो, सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन कितना कठिन लगता है बच्चों को। ये क्वेश्चन रिपीट है, 2 साल से रिपीट हो रहा है। देखो, इन एन ऑर्डर टू सेटअप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कभी हार्वेस्टिंग सिस्टम, कभी आपकी किसानों की फसलें बना देता है, कभी आपके लिए स्विमिंग पूल बना देता है, सारी चीज़ें उसी तरीके के अकॉर्डिंग बनती हैं। देखो, अ टैंक कलेक्ट टू रेन वाटर, वाटर ही कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। द टैंक शुड हैव ए स्क्वायर बेस, ओके, स्क्वायर बेस बन गया ज़मीन की तरफ, ठीक है। उसका एरिया और उसके साथ उसकी जो कैपेसिटी है यानी ये वॉल्यूम बन गया। तो मैं डेटा को अंडरलाइन करूँगा, किसको अंडरलाइन करूँगा? डेटा को। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ आ गई कैपेसिटी, वॉल्यूम, ठीक है। आगे, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 5000 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी हो गई। एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जो उसको खोदने की कॉस्ट है ना, वो इतनी है 40,000 एच स्क्वायर। ये क्यों है? क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, अब ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा गड्ढे में खुदाई होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट लगती जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ, स्क्वायर बेस होने की वजह से लेंथ भी एक्स होगी, ब्रेथ जो आपकी विथ है वो भी एक्स होगी, पर जो हाइट है ना वो हाइट ही रहेगी, इस बात को याद रखना। आगे देखो, एक्स इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ द टैंक इन द मीटर। अब एक एक करके सारी चीज़ें समझना। अब ये सब चीज़ों के बाद ये हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम बराबर क्या हो गया 250, ठीक है, मीटर क्यूब आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम LBH लिखते। अब LBH में ये दोनों तो x आएगा, तो x स्क्वायर आ गया, इनटू में h आएगा, हाइट आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, h बराबर दिस या x स्क्वायर बराबर दिस, जो आपको ठीक लगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो ये तो सर हमें समझ में आ गया कि भाई टोटल कॉस्ट के साथ डेरिवेटिव बना है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, कहानी से थ्रू समझ में आ गई चीज़ें। अब क्या करना है? टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाना है। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या लगेगा ये आपको बताना आना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? देखो, एक तो आ गया आपका कॉस्ट में 5000 पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर का 5000 लग रहा है, टोटल मीटर कितने हुए? 5000 एक्स स्क्वायर,
बोलो हाँ या ना। उसके बाद डिगिंग की कॉस्ट अलग है, डिगिंग की कॉस्ट है 40,000 एच स्क्वायर। अब क्वेश्चन पूरा एच में बदल दो, एच में बदल दो पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे एक्स स्क्वायर की जगह 250/h नहीं आ सकता क्या, 250/h नहीं आ सकता क्या? तो यहाँ पर आएगा 250/h, ठीक है। और यहाँ आएगा आपका 40,000 एच स्क्वायर। तो ये देखो भाई बन गई इक्वेशन, कॉस्ट फंक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व, बस फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। लो जी, एक नंबर मिल गया क्योंकि खाली कॉस्ट फंक्शन बनाना था। अब इसके बाद बोला dc/dx बताओ। तो क्या आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते? सिंपली डेरिवेटिव करके बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसके बाद क्या बताना है देखते चलो, दोनों मोड में है ना अपने पास, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, बट हिंदी कौन ही देखता है। हाँ, उसके बाद आपको बतानी है ये वैल्यू, ध्यान से देखना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, यानी x की मिनिमम वैल्यू बतानी है जाके आपका कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो वही मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पहले आप डेरिवेटिव करोगे, उसको 0 के इक्वल रखोगे, x आ जाएगा, फिर डबल डेरिवेटिव करके वो मिनिमम हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि कोई भी केस स्टडी नहीं, वो एक सिर्फ सवाल है, उसको वर्ड की फॉर्म में दे दिया। जैसे मैंने मम्मी को बोलना है, मम्मी मुझे 10 रुपये दे दो, मैं मम्मी को यूँ नहीं बोलूँगा मुझे 10 रुपये दे दो। मम्मी मुझे बाहर जाना है दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ हम पार्टी करेंगे, पार्टी में हम थोड़ा सा घूमेंगे, हम सब मिलकर मोमोज खाएंगे, उसके लिए मुझे 10 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। ये केस स्टडी होती है। खामा इतने क्रिएट करते हैं चीज़ों को, तो वही आपको यहाँ पर इतनी सारी क्रिएशंस के अंदर अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मम्मी ने क्या आइडेंटिफाई करा, मम्मी ने बोला कि अच्छा इसे 10 रुपये चाहिए, वैसे मुझे केस स्टडी पढ़कर क्या बोलना पड़ेगा, अच्छा इसे मिनिमम वैल्यू पूछनी है, अच्छा इसे मैक्सिमम वैल्यू पूछनी है, इस बात पे फोकस करना होता है, ठीक है। आ जाओ, ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई बिल्कुल। ये हो गया एओडी का क्वेश्चन। अब बात करते हैं, मैं इसमें केस स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि केस स्टडी कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बैठ के केस स्टडी की प्रैक्टिस करूँ तो भाई कमेंट में बताओ, ताकि मुझे भी पता लगे ना कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं। ये देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है, दिखने में कितना बवाल क्वेश्चन है, बट बहुत ईजी है। सब कुछ दिख रहा है कि भाई कुछ ऑक्टागोनल प्रिज्म है, 24 एजेस है, 16 वर्टिसेस है, सारा प्रिज्म का रोल वगैरह बता दिया है। सीधा मैं पॉइंट पे आऊँगा। x डिनोट द नंबर ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द बॉटम फेस एंड द फॉलोइंग टेबल। तो देखो ये x है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये सारी प्रोबेबिलिटी ये रही। अब अभी इसके ऊपर मैंने जब प्रोबेबिलिटी का लेक्चर लिया उसमें ये चीज़ मैंने आपको करवाई है। इन सब को सम करके इक्वल टू 1 रख दो, p का आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू x 6 से बड़ा चाहिए, तो यानी सिर्फ 7 और 8 चाहिए, तो जो भी p की वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसी भी केस स्टडी आए, आप उसको जो रीडिंग टाइम है ना उसमें आइडेंटिफाई करके पॉइंटर बना लो। अच्छा इसमें ये पूछा है, इसमें ये पूछा है, इसमें ये पूछा है, फिर जैसे ही पेपर शुरू होगा तो आप उसको कर दोगे, आप उसको डायरेक्ट कर दोगे। जैसे कि मेरे को अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, शुरू से शुरू करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आया, मैंने देखा अच्छा केस स्टडी है, 24 एजेस है, प्रिज्म रोल है, रेक्टेंगुलर फेस है, बॉटम है, एक्स, अच्छा ये वाली लाइन अंडरलाइन करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मेरे दिमाग ने कह दिया कि पी कैसे निकलेगा। पी निकलेगा आपका जब मैं इन सबको जमा करके 1 के इक्वल रखूंगा। पहली चीज़, 6 से बड़ी वैल्यू कब आएगी, 7 और 8 को जमा करने पे, ठीक है। अगर x 3m है तो m एक नेचुरल नंबर है, आपको 3m की वैल्यू बतानी है, एक एक करके सबको पुट करना है। यानी आपको m की जगह 1 रखोगे तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो इसको यूज़ करना है। 3 2 जा 6 आ गया, इसको यूज़ करना है। अब जब ये तीनों चीज़ें दिमाग में मेरे आ गई और मेरे को 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सोचने में, और एक बार मैंने ये सोच लिया तो फिर करते समय आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, सीधा आपका पेन चलेगा और आंसर आएगा। 10 मिनट जो मैंने बात कही है ना, वेरी प्रैक्टिकल। हर बार एडुकैप्टन का मोटिव रहता है कि आपको गुमराह ना करें, आपको पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें काम है ना वो दी जाए, आलतू फालतू की बातें हम ना करें। तो 10 मिनट का मतलब है कि भाई आप पहले केस स्टडी को पढ़ो, आइडेंटिफाई करो, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको क्लियर कर लो कि हाँ ये पूछा है, फिर आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। प्रॉब्लम यही होती है, आप केस स्टडी को बीच में उठाते हो या बिल्कुल ही अलग तरीके से उठाते हो, आपके 2 क्वेश्चन छूट रहे होते हैं, 5 नंबर का रुका हुआ होता है, तो पैनिक सिचुएशन में केस स्टडी समझ नहीं आती। तो फ्री माइंड से या तो पहले 15 मिनट में कर लो या बीच का एक टाइम निकाल लो कि आपको तब करना है। और ये चीज़ मैं आपको सजेशन कैसे देता हूँ, सैम्पल पेपर लगाओ, आज से ही 3-4 दिन तक सैम्पल पेपर लगाओ, और जो पैटर्न उसमें फॉलो करोगे ना वही पैटर्न एग्जाम में फॉलो करना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगी, ठीक है भाई। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और केस स्टडी के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, बट अगर आप चाहते हो कि मैं केस स्टडी की और प्रैक्टिस आप लोगों के साथ बैठ के करूँ तो
डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, वहाँ सॉरी कमेंट्स में आ जाओ, कमेंट्स में बता दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।